कहाँ से शुरू करना था हम लोग को? CSS। देखिए अभी तक आप 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा HTML, ठीक है ना। तो HTML में क्या हो रहा है कि जितने भी स्केलेटन जो हमारा होता है, किसी भी वेब पेज का स्केलेटन, जैसे अगर किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसका हम एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, नहीं। जैसे अगर घर ही बनता है, हमारा अगर घर बन रहा है तो हम सबसे पहले क्या उसका करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि उसका मैप तैयार करते हैं कि कैसे वो बनेगा, और उसके बाद फिर हम उस पर फाउंडेशन तैयार करते हैं। फाउंडेशन के बाद फिर उसका एक स्केलेटन तैयार होता है, नहीं। जो एक स्केलेटन तैयार हुआ फिर हम उसकी कॉस्मेटिक डिजाइन करते हैं, नहीं। पहले आप ईंट और सीमेंट और ये लगा के आप एक पूरा उसका दीवार खड़ा करते हैं, उस पर फिर हम रूफ तैयार करते हैं। तो देखिए एक दीवार स्केलेटन टाइप का वो घर तैयार हो जाता है। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, आप उस पर प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करने के बाद फिर उस पर पेंट करते हैं, और उसमें अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई पेंट करता है, कोई उस पर बॉल पुट्टी लगाता है, कोई बॉल पेपर लगाता है। अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, जिसकी जितनी वैल्यू है उस तरह से वो काम करता है। तो वेब पेज भी जब आप बनाते हैं मार्केट में, जब आप वेबसाइट बनाते हैं, तो ये भी तो एक कॉमर्शियल चीज़ है। आप वेबसाइट बनाएंगे और उसको सेल करेंगे, है ना। हम वेब पेज अगर जैसे एज ए कंपनी, मैं अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है कि ये मेरा है, अभी हम ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को हम दिखा रहे हैं मार्केट में, है ना। मान के चलिए कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब कोई कंपनी है जो ये मार्कर बनाती है, तो ये मार्कर बनाती है तो इसके कुछ ऑडियंस होंगे। कौन कौन इसको परचेज करेगा? कंपनी में भी ये चलता है, कोचिंग क्लासेस में ये चलता है, स्कूल में चलेगा, कॉलेज में चलेगा, ये सब इसके ऑडियंस है। तो उस ऑडियंस को पता होना चाहिए ना कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कहाँ है, इसका रिटेल पॉइंट कहाँ है, कौन सा मार्कर हमारा अच्छा है। जैसे अभी आज के डेट में अगर आपको शूज़ लेना है ना, तो शूज़ लेना है तो आपके दिमाग में रहता है कि बाटा का शूज़ लेंगे, एडिडास का शू लेंगे, पूमा का शू लेंगे। तो कहाँ से आपको मालूम हुआ, कहाँ से आपको जानकारी मिलता है? आज के डेट में आप कहाँ से जानकारी लेते हैं? तो ज़्यादातर जानकारी आप वेबसाइट से ले लेते हैं। वेबसाइट पे आप लैंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से, नहीं। पहले देखिए, जैसे मान के चलिए अगर कोई नया अभी आपके पास सिम कार्ड यूज करते हैं, सिम कार्ड यूज करते हैं ना, तो जो सिम कार्ड आप यूज कर रहे हैं वो एयरटेल का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, जियो का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, है ना। और ये वोडाफोन और क्या उसको बोलते हैं, आइडिया, दोनों एक हो गया, VI हो गया। तो जब जियो आया था, तो जियो जब आया था तो उससे पहले तो आपको मालूम, जियो कब आया? 2015-16 में आया। तो उससे पहले तो आपको मालूम नहीं था कि जियो है। अचानक आपको पता चला कि जियो नाम की कंपनी है जो इस तरह से सिम कार्ड दे रही है। तो फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस कहाँ था? कैसे आपको पता चला कि जियो नाम की कंपनी है? वेबसाइट के थ्रू, या कहीं सोशल मीडिया, या फिर कहीं पे होर्डिंग वगैरह आपने लगाया, वो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाया, है ना, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया। होर्डिंग लगाने का अच्छा देखो ये क्या है, जियो जियो, पहले नहीं समझ में आया, लेकिन फिर आप उसके बारे में जाने, उसके वेबसाइट पे गए, उसके पेज पे गए, न्यूज़ में देखा, तो आपको पता चला कि ये कंपनी है ना। और फिर उसके बारे में आपने देखा। तो ये आज के डेट में इसी तरीके से मार्केटिंग होती है। अगर कोई नया प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, अगर आप अपनी कंपनी बना रहे हैं, या फिर कुछ भी आप नया लॉन्च कर रहे हैं, तो ये डिजिटल ईरा है, इसको बोलते हैं डिजिटल ईरा। यानी कि यहाँ पे अगर आप एक सेकंड में अपने आप को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, नहीं। जैसे पहले कोई टैलेंट होता था, अगर आप सिंगिंग का टैलेंट है आपके पास, या फिर आपके पास कुछ एथलीट टैलेंट है, या फिर कोई और भी मैजिशियन का टैलेंट है आपके पास, या फिर कुछ अच्छा पढ़ाने का टैलेंट है आपके पास, तो पहले क्या होता था ना, ट्रेडिशनल तरीके से आप करते थे, 2 लोग 4 लोग 5 लोग आपको देखते थे और आपको समझते थे और सुनते थे। आज के डेट में अगर अच्छा सिंगिंग करते हैं तो आप क्या है, आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो रातों रात आप सिंगिंग स्टार बन जाते हैं, आपको लाखों लोग फॉलो करने लगते हैं। आप अगर एक अच्छा मिमिक्री करते हैं, आप अच्छा एक्टिंग करते हैं, तो क्या हो जाता है, आप एक सोशल मीडिया पे अपना चैनल बनाते हैं और वहाँ पे अपना परफॉर्म करते हैं, और रातों रात अगर आपका टैलेंट अच्छा है, लोगों को पता गया, तो बोलते हैं कि वायरल हो गया, नहीं। और फिर रातों रात आप क्या बन जाते हैं। जैसे देखिए कुछ दिन पहले एक प्रिया प्रकाश करके, एक कर्नाटका या केरला की एक एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, उसका एक एल्बम निकला था। उस एल्बम में एक छोटा सा क्लिप था कि वो मतलब आंख मारती है और वो चीज़ें, वही फेमस हो गया, नहीं। वो ऐसा करके करना ही फेमस हो गया, आप भी जानते हैं, सब लोग जानता है, नहीं। और उसके बाद देखिए उसको कितना काम मिलने लगा और ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये डिजिटल ईरा है। मतलब आज आपके पास अगर कोई टैलेंट है, कुछ अच्छा चीज़ है, तो शोकेस करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप पूरी दुनिया को शोकेस कर, जैसे आप कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ अच्छा बात करते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल लोगों को बोलते हैं, आपके पास कुछ कहने के लिए है, तो आप कहीं पे मीडिया में, मतलब पहले था कि
आपका पहुंच है तभी आपका पेपर में वो कॉलम आएगा। नहीं, आप पेपर जब पढ़ते थे तो देखिए लास्ट में कुछ बड़े बड़े लोग हस्ती का एक कॉलम आता था, अपना थॉट्स बोलते थे, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, युवा के बारे में, पढ़ाई के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में। वो उनका एक कॉलम आता था बड़े बड़े लोगों का, नीचे में लिखा रहता था कि ये हैं। लेकिन आज के डेट में अगर एक नॉर्मल युवा भी, एक नॉर्मल इंसान भी अगर कुछ उसके दिल में ऐसा बात है वो पूरे दुनिया को बताना चाहता है, कहना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? वो आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आइए, अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसको बताइए और उसको रखिए। आपको यूं ही 100-200 लोग तो यूं ही देख लेंगे। आपका अगर चैनल नया भी है तब भी 100-200-500 लोग देख लेंगे, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये हो कि डिजिटल ईरा है, यहाँ पे हर चीज़ मतलब एक डिजिटली परफॉर्म होता है, डिजिटली हम उसको रखते हैं। उसी का एक पार्ट है हमारा एप्लीकेशन। और आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप क्या करेंगे? उसी एप्लीकेशन का स्केलेटन तैयार करते हैं, उसी एप्लीकेशन का कॉस्मेटिक डिज़ाइन तैयार करते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर 3 पार्ट में हम किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, फर्स्ट हमारा क्या था बताइए? फर्स्ट हमारा क्या था? मतलब अगर कोई एप्लीकेशन आपको बनाना है तो आप कैसे उसको कितने पार्ट में आप डिजाइन करते हैं? फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं, फिर उसका बैक एंड डिजाइन करते हैं और फिर उसका डेटाबेस डिजाइन करते हैं, है ना। तो ये जो हमारा HTML और CSS है ये फ्रंट एंड का पार्ट है। फ्रंट एंड मतलब जो दिखता है ना, ये जो हमारा दिख रहा है फेस, ये फ्रंट एंड है। बैक एंड में हमारा माइंड कुछ सोच रहा है, कुछ कह रहा है ना। डेटाबेस जो हमारा मेमोरी में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जब फ्रंट एंड आप डिजाइन करते हैं तो आपने सीखा क्या? अभी आप सीख रहे हैं HTML, है ना। HTML के साथ आप किसी भी वेबसाइट का स्केलेटन, खांचा तैयार करते हैं, नहीं करते हैं? अगर जैसे मान के मैं बोलूं कि अगर मुझे एक ऐसा डिवीजन बनाना है ना, तो एक खांचा ही हुआ ना। आप क्या करेंगे? एक डीब लिखेंगे और डीब लिख के फिर एक डीब को क्लोज कर देंगे और इसमें फिर आप हाइट एंड विड्थ दे देंगे, एक बॉर्डर दे देंगे, तो खांचा दिखेगा। लेकिन अगर उसको मैं बोलूं कि इसका 3D अपीयरेंस दो, थोड़ा सा सर्कल का अपीयरेंस दो, थोड़ा सा ग्रेडियंट का अपीयरेंस दो, ये सब कहाँ से होगा? CSS से होगा, है ना। क्योंकि जैसे मैं बोलूं कि आप एक दीवार खड़ा करो या फिर एक रूम बनाओ, तो रूम बनाओ तो क्या, ईट को आप सीमेंट के साथ ऐसा ऐसा करके जोड़ के रख देंगे, तो वो तो एक खांचा बन गया। अब मैं बोलूंगा थोड़ा सा इसका वाइट अपीयरेंस आना चाहिए, अच्छा लुक आना चाहिए, कैसे आएगा वो अच्छा लुक? आप फिर उस पर प्लास्टर करेंगे। फिर मैं बोलूँगा इसका थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर दो, तो स्मूथ टेक्सचर दो तो आप वॉल पुट्टी लगाएंगे। फिर मैं बोलूँगा इस पर थोड़ा सा कलरफुल डिजाइन दो, ऐसा लगे कि समुद्र वगैरह में है, हम कोई घाटी में है, तो फिर क्या करेंगे? वॉलपेपर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो हर व्यवस्था है। हम पहले स्केलेटन खड़ा करते हैं, फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसकी कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं। नहीं, बात पकड़ में आ रही है? कस्टमर जितना पैसा खर्च करेगा हम उसके अकॉर्डिंगली हम उसका व्यू चेंज करेंगे। तो अगर कोई वेबसाइट बनाने के लिए बोलता है या फिर कोई वेब पेज बनाने के लिए बोलता है, तो हम डिपेंड करता है कि उसका क्या बिजनेस है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ, उसका नेचर क्या है बिजनेस का, किस चीज़ से वो डील करता है। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है। अब मान के चलिए कोई कॉलेज है, अब उस कॉलेज में हम बहुत फंकी टाइप का हम बना देंगे। आप देखिएगा कॉलेज का जो एप्लीकेशन होता है, वेबसाइट होता है, बहुत फंकी टाइप का नहीं होता है, बहुत सोबर टाइप का होता है। उसका जो कॉस्मेटिक डिज़ाइन होता है वो क्या होता है? बहुत सोबर टाइप का होता है। मतलब उसके बहुत क्लासिकल टाइप का दिखेगा वो, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, ये सब। लेकिन अगर कोई बॉलीवुड का नेता है, मतलब सॉरी बॉलीवुड का भी नेता है, बॉलीवुड का एक्टर है, उसका वेबसाइट देखिए जाके, कोई डिज़ाइनर है उसका वेबसाइट जाके देखिए, फंकी टाइप का रहेगा, डिज़ाइनर रहेगा, अपीयरेंस रहेगा उसमें उसमें एनिमेशन टाइप का चीज़ रहेगा, है ना। वहीं पे आप जाके देख लीजिए किसी कॉमर्शियल कंपनी का, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर है, उसका मोड ऑफ मतलब बिजनेस मोड क्या है, किस तरह का बिजनेस डील करता है ना। जैसे कोई ड्रग कंपनी है, कोई मेडिसिन बनाती है, तो मेडिसिन बनाती है तो उसका एक अलग तरह का हम कॉस्मेटिक डिजाइन करेंगे। कोई क्लॉथिंग की कंपनी है, कोई मोबाइल बनाती है, तो उसकी अलग तरह का डिजाइन होगा। तो लेकिन स्केलेटन तो सबका वैसा ही रहेगा। जैसे जो बॉक्स बनाने हैं तो बॉक्स तो आप ऐसे ही बनाएंगे, डीप से बनाएंगे, है ना। मेनू नेविगेशन बनाना है तो मेनू नेविगेशन का बेसिक स्केलेटन कैसे तैयार करेंगे बताइए? क्या? हाँ, तो उसका बेसिक स्केलेटन आपको तैयार करना होगा, तो कैसे तैयार करेंगे?
नहीं नहीं नहीं, आप बताइए। नहीं नहीं, सिंपल उसका है यूएल और एल आई, ये है उसका स्केलेटन, है ना। अब इसके पास जो इसके बाद ही जो करना होता है करते हैं। अगर एक मेनू नेविगेशन बनाना है तो उसका बेसिक इसको लिख देते हैं तो वो चीजें बन जाती है, ऐसा डॉट डॉट में आ जाता है ना। उसके बाद फिर हम उस पर क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं उसको, हम कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं किसके साथ, सीएसएस के साथ, है ना। फिर वो अपना स्ट्रक्चर मतलब जो एक मेनू नेविगेशन का होता है उसमें वो आ जाता है ना। थोड़ा उनको तो अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग HTML की चीजों को देख चुके हैं, आगे क्या होगा हमारा CSS, है ना। तो जैसे कि इसमें हम क्यों मूव कर रहे हैं, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर इसमें सारी चीजें सही हो रही थी तो हम इसके ऊपर क्यों मूव कर रहे हैं। हाँ, हमारा जो कोड होता है ना वो कंप्रेस हो जाता है। जैसे आप देखिए, आप इसी पे लिख रहे थे तो यहां पे आप लिखते थे, हर लाइन में आपको लिखना पड़ता था, लाइन बाय लाइन लिखते थे, एक ही चीज को बार बार करना पड़ रहा है। वो मतलब टाइम भी लेता था, कॉम्प्लेक्स भी हो जाता था, और उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसमें कि एक अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो सबको डिस्टर्ब करता था, वो करता था ना। तो ये क्या करता है आपको, ये आपके डेवलपमेंट को मतलब आपका जो कोड है उसको कम कर देगा, कंप्रेस कर देगा, जो डेवलपमेंट है फास्ट कर देगा, मेंटेनेंस इसका इजी कर देगा। अगर इसके साथ चलते हैं, जहां पे आपको 50 जगह पे चीजें चेंज करनी है आपको एक जगह पे करना होगा, है ना। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये यहां पे जब आप मूव करेंगे तो आपका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्लियर आ रहा है, इसीलिए आप यहां से आप यहां जाते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो ये सीख ही नहीं पाएंगे आप। जैसे मान के चलिए कि आपको नंबर सिस्टम का कोई ज्ञान ही नहीं है, नंबर सिस्टम आपको सिखाया ही नहीं गया, और आपको डायरेक्ट बोला जा रहा है कि आप एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, आपको कैरेक्टर का कोई ज्ञान ही नहीं दिया गया, और आपको बोला जा रहा है कि आप बुक लिखो। इज इट पॉसिबल? नहीं, वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम का ज्ञान दिया जाता है, और फिर नंबर सिस्टम के इन बिटवीन जो ऑपरेटर्स होते हैं उसका ज्ञान दिया जाता है ना। तब जाके आप सीखते हैं कि इसको हम अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिटर्मिनेंट, LCM, HCF, सब ये सब करते हैं, है ना। उसी तरीके से जब आप ये स्केलेटन ये सीखते हैं तो इस पर आप कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकते हैं, CSS के साथ कर सकते हैं ना। आपको ये मालूम नहीं होगा, डायरेक्ट ये मालूम हो जाएगा तो फिर कैसे करेंगे आप। जैसे मैंने बोला कि आप मेनू नेविगेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो क्लियर है ना। तो वो एक स्टेप दूसरे स्टेप पे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये चीजें चेंज होगी तभी वो चीजें चेंज होगा। अगर मुझे 5 ऐसे चाहिए टैब, तो हम यहाँ 5 टैब बनाएंगे तब ना उसका कॉस्मेटिक चेंजेस करेंगे। तो अगर ये मालूम होगा तभी ना 5 टैब बनाएंगे। आपको मालूम, अच्छा सर आप 5 टैब बोल रहे, इसका मतलब 5 LI लेना पड़ेगा। LI मतलब क्या, लिस्ट आइटम। UL मतलब क्या, ऑन ऑर्डर लिस्ट, करेक्ट है। तो इस तरह से वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब देखिए, जब आप CSS की बात करेंगे तो इस पे 3 तरीके से हम लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया, इनलाइन, उसके बाद इंटरनल, और उसके बाद एक्सटर्नल। ये 3 तरीके से ऐसा जो होता है CSS को हम लिखते हैं। तो ये जो पहला वाला है ना, फर्स्ट वाला क्या है कि जो हम लोग पहले जो HTML के साथ जो मैंने बोला एट्रीब्यूट्स बताया ना, कि किसी भी टैग के साथ हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं ना। ये टैग हो गया, और टैग के साथ हम क्या करते हैं, एक यूज एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डबल कोट, और यहां पे उसकी वैल्यू आती है। तो ये जो आप टैग के साथ जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं, स्टाइल, क्या यूज कर रहे हैं आप, स्टाइल, और स्टाइल के साथ मल्टीपल एलिमेंट यूज करते हैं, वही हमारा इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS मतलब लाइन बाय लाइन नहीं। इनलाइन CSS कहने का मतलब आपको क्या मतलब ऐसा फील आ रहा है, इनलाइन मतलब लाइन में लिखो। तो हर लाइन में आपको CSS लगाना पड़ता था, हर लाइन में आपको उसका कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए, प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए आपको वैल्यू लिखनी पड़ती थी। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, मैंने आपको कल क्या बताया, स्टाइल। यानी कि स्टाइल हमारा एक ऐसा मतलब एट्रीब्यूट है जिसके साथ हम मल्टीपल एलिमेंट यूज करके हम सामने वाले एड्रैग का प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, नहीं करते हैं। अगर नॉर्मल अगर आप एक डिव लेंगे ऐसा,
और इस तरह से आप लिखेंगे तो इसमें कोई वैल्यू चेंज होगा, कुछ दिखेगा आपको? नहीं। लेकिन जैसे ही ये एट्रीब्यूट आप लगाते हैं स्टाइल, क्या अगर इसमें स्टाइल लगा देंगे तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज होना शुरू हो जाएगी। उसमें हम हाइट लगा सकते हैं, उसमें हम विड्थ लगा सकते हैं, उसको हम बॉर्डर दे सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, उसके टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं, उसके ग्रेडियंट को चेंज कर सकते हैं, उसके रेडियस को चेंज कर सकते हैं। ये सब कैसे संभव है? मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, ये सब कैसे संभव है? ये स्टाइल के कारण संभव है ना? और ये हर बार लिखना पड़ेगा। इज इट लाइक दैट कि आपने अगर एक बार div यूज किया और फिर अगला div यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें वो प्रॉपर्टी आ जाएगा? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल इनसाइड ऑफ द इनलाइन। So whenever you are going to use the division, so again and again, line by line, you need to write those code. Suppose if you have mentioned in a first division, list like a style, height, width, border, background. Then if you are going to create a new div, once again you have to write in a second line. Then the cosmetic changes will change. Clear हो रहा है? यानी कि ये जो एट्रीब्यूट हमारा था, काम तो वही कर रहा है, कॉस्मेटिक चेंजेस कर रहा है, लेकिन हर लाइन में लिखना पड़ रहा है। हर लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। नहीं, जैसे कल आपने एक बनाया, मैंने बोला कि फर्स्ट में एक बॉक्स बनाइए, फिर 2 बॉक्स बनाइए, फिर 3 बॉक्स बनाइए, फिर 4 बॉक्स बनाइए। तो पहले बॉक्स में आपने एक डिवीजन बनाया, स्टाइल इज इक्वल टू सारा लिखा। सेकेंड वाले पैटर्न में आपने 2 बॉक्स बनाया, तो दोनों में वो लिखना पड़ा ना। तीसरे वाले में 3 बॉक्स बनाया, तीनों में लिखना पड़ा। फोर्थ वाले में 4 बॉक्स बनाया, चारों में लिखना पड़ा, है ना? तो दिस इज कॉल्ड इनलाइन सीएसएस, है ना? ये तो हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट इसका क्या पैटर्न बन रहा है, देखिए। ये कहां पे प्रॉब्लम दे रहा है, ये समझिए। प्रॉब्लम कहां दे रहा है? प्रॉब्लम यहां पे दे रहा है कि अगर मेरे पास 4 बॉक्सेस है, उसमें अगर कोई माइनर चेंजेस हुआ, माइनर चेंजेस मतलब क्या? किसी ने हमें, मेरा क्लाइंट ने मुझे बोला कि सर ये जो आपका अपीयरेंस आ रहा है ना, ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा करो, थोड़ा छोटा करो। थोड़ा छोटा करो मतलब कि अगर हाइट आपने 500 पिक्सल दिया है, लेट्स डू इट 400 पिक्सल ऑल। अब क्या करना पड़ेगा? यू हैविंग द 10 बॉक्सेस, so 10 times you have to go and 10 times you have to modify those code. डिफिकल्ट है ना? कोई ऐसा अगर मैकेनिज्म हमारे पास होता कि हम एक बार ही इसको करें और वो सब चेंज हो जाए, है ना? बात समझ में आ रही है बात? जैसे अभी किसी डोमिनोज को देखा, ऐसा डोमिनोज जो ऐसा हम उसको अरेंज करते हैं, एक को ऐसा पुश करते हैं, सारा गिर जाता है ना? तो अगर हम यहाँ पे कोई एक ऐसा मैकेनिज्म इंस्टॉल कर दें कि अगर मुझे इस तरह के सिमिलर पैटर्न्स के जो भी कोड होते हैं, अगर मैं एक बार चेंज करूं तो सारे चेंज हो जाए। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट हमारा क्लाइंट का है, हम उसको 1 सेकंड में सॉल्व कर दें। अगर मान के चलिए ऐसे 100 डिवीजन होंगे, सोच के देखिए 100 बॉक्सेस हैं और उसमें सबको बोल दिया मेरा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, मैंने वेबसाइट बना दिया, एप्लीकेशन बन गया, लॉन्च भी हो गया। अब कल के डेट में आपके पास मेंटेनेंस के लिए आ गया और आप ट्रेडिशनल तरीके से आपने HTML में उसको कोड किया है और बोल रहा है कि भैया जो थोड़ा सा इसका जो है ना साइज कम कर दो सबका। क्या करोगे? बैठो, कोड खोलो, सबको जाके चेंज करो। झूठ मूठ में टाइम चेंज, मतलब टाइम लगेगा। कहीं पे हो सकता है उसको, अब इतने बार आप करोगे एक ही चीज़ को, तो कहीं पे हो सकता है कि कुछ दिक्कत भी हो जाए, मिस्टेक भी हो जाए, कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कहाँ पहुँचते हैं? इंटरनल CSS में पहुँचते हैं। इंटरनल CSS क्या करता है कि जो आप लाइन बाई लाइन लिख रहे थे ना, अब लाइन बाई लाइन ना लिख के आप जो पेज होता है आपका, ये जो पेज है आपका HTML, उसके बाद क्या लिखते हैं? हेड। उसके बाद क्या लिखते हैं? टाइटल। और टाइटल के नीचे क्या लिखते हैं? हाँ, यहाँ पे हेड क्लोज करते हैं, है ना? और फिर यहाँ पे हमारा बॉडी आता है। तो इस हेड के अंदर जैसे टाइटल एक टैग है ना, वैसे ही हम क्या करते हैं? एक स्टाइल टैग ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? एक स्टाइल टैग ले लेंगे और उसी स्टाइल टैग में हम अपना कुछ कोड लिखते हैं। वो जो कोड हम लिखते हैं, वो कोड हमारा बॉडी के अंदर जो हम टैग यूज कर रहे हैं, उस टैग पे हम एक्सेस करते हैं उसको। एक बार उस कोड को हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, एक बार हम उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और जितने जगह पे हमको चाहिए
हम उतने जगह पे उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। बात पकड़ में आ रही है? तो इसका मतलब हुआ कि आपने एक जगह पे एक सेंटर बना लिया, वहां पे आपने एक बार लिखा और जहां जहां जरूरत है वहां वहां पे आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। तो जरूरत पड़ेगी तो यहीं पे हम वॉल्यूम तेज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो यहीं पे हम वॉल्यूम कम करेंगे। हर जगह पे हमको जाके कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? तो इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। यानी एक पेज है, उस पेज के हेड में ही हमें जो जो चीजें की जरूरत पड़ेगी उस पे हम वो लिख लेंगे वहां पे, है ना? समझ में आ रही बात? अभी नेक्स्ट हमारा क्या अपीयरेंस है कि अगर इंटरनल सीएसएस तो हमारा सिंगल पेज है, इसका मतलब अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन में आपके पास 50 पेज है, 50 पेजेज हैं, तो क्या करेंगे, आपको 50 टाइम्स सेम कोड को लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे उसको आप करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस में ट्रांसफर। एक्सटर्नल सीएसएस क्या करता है कि जो चीजें आप हर पेज में यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे आप एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं, और जो हर पेज पे आपने जो चीज लिखी है उस पेज को उठा के आप एक पेज पे कर देते हैं। और वो पेज कैसा होता है, सीएसएस का। जैसे एचटीएमएल के पेज को आप डॉट एचटीएमएल से सेव करते हैं, तो उसको कैसे सेव करेंगे आप, डॉट सीएसएस के साथ सेव करेंगे ना, और सारा कोड आप वहां पे लिख देंगे। अब बात आती है एक्सटर्नल सीएसएस की। हमको एक्सटर्नल सीएसएस आपको इंटरनल सीएसएस समझना है, आपको एक्सटर्नल से पहले इंटरनल समझते हैं। तो इंटरनल में क्या हो जाएगा कि मान के चलिए कि आपने कोड लिखा, ठीक, तो कोड लिखा तो आप कैसे कोड लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे क्या, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट हाइट विड्थ ऐसा करके। यहाँ पे आप, जैसे मैंने बोला कि टाइटल के बाद यहाँ पे हेड हमारा क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि एक स्टाइल टैग के साथ यहाँ पे कोड लिखना है, तो कैसे कोड लिख देंगे, डायरेक्ट कोड लिख देंगे हाइट विड्थ ऐसा करके। डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते ना। जैसे कोड को लिखना है इंटरनल सीएसएस में, तो ये तो मुझे पता है कि जैसे मान के चलो कि ये पेज 1 है, क्या है, पेज 1 डॉट HTML, यहाँ पे लिखा हमने HTML, फिर क्या लिखा, हेड, फिर क्या लिखा, टाइटल, फिर क्या लिखा, टाइटल क्लोज। मैंने क्या बोला कि अब इनलाइन ना लिख के हम इंटरनल लिखेंगे, तो इंटरनल में क्या होगा हमारा कि यहां पे एक लिखेंगे स्टाइल, जो वहां पे एट्रीब्यूट था यहां क्या बन गया, टैग बन गया। अब इस स्टाइल को हम यहां पे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हमारा हेड क्लोज होता है, और हेड क्लोज होने के बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी स्टार्ट होने के बाद हमारा डीव यहाँ पे स्टार्ट होगा, डीव क्लोज होगा, और फिर बॉडी क्लोज होगा, और फिर हमारा HTML क्लोज होगा। तो इसके अंदर जो हमें प्रॉपर्टी लिखनी है इस डिव के लिए, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे उसमें, सिंपल ऐसा करके यहाँ पे लिख देते हैं हाइट विड्थ ऐसा लिख देंगे, काम चलेगा? नहीं चलेगा ऐसा काम। इसके लिए एक स्पेसिफिक सेलेक्टर की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है, सेलेक्टर की। अब सेलेक्टर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेलेक्टर है ना। हमारे पास क्या है, डिफरेंट 3 तरह का सेलेक्टर हम बेसिक यूज करते हैं। एक यूज करते हैं आईडी, दूसरा यूज करते हैं क्लास, और तीसरा यूज करते हैं क्या, टैग, यूनिवर्सल टैग। मतलब इस सेलेक्टर के थ्रू हम प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करते हैं, और फिर यही सेलेक्टर एज ए एट्रीब्यूट्स हम HTML में यूज करते हैं, है ना। तब पूछेंगे कि सर ये आईडी, क्लास और टैग को हम वहाँ पे ऑपरेट कैसे करेंगे, हम उसको वहाँ पे डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो उसकी भी अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपना एक सर्टेन तरीका है उसको यूज करने का। कैसे, आईडी है तो उसको हैश टैग से डिनोट करते हैं, किससे, हैश टैग से। क्लास है तो उसको किससे डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। और अगर टैग है तो उसको डायरेक्ट टैग जो हमारा है HTML का उसको लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर A टैग है तो डायरेक्ट आप A लिख देंगे, अगर P टैग है तो डायरेक्ट P लिख देंगे, अगर आपके पास टेबल है तो डायरेक्ट टेबल लिख देंगे, अगर H1 है तो H1 लिख देंगे, div है तो div लिख देंगे। जो भी टैग है यूनिवर्सल जो HTML में मेंशन है आप वहां पे उसको लिख देते हैं। तो अगर आपसे अगर ये चीज पूछा जाए कि अगर आईडी को आप कैसे डिनोट करेंगे, हैश टैग से डिनोट करेंगे, क्लास को कैसे डिनोट करेंगे, डॉट से डिनोट करेंगे। अब आपका कोई अगर यूनिवर्सल टैग है उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो जो टैग का नाम है AP, अच्छा XYZ, इससे कर सकते हैं क्या, ये टैग है नहीं है, हाँ ये तो टैग है नहीं,
तो इसको या तो आप डॉट बनाइएगा या तो हैश बनाइएगा, है ना। लेकिन अगर आप मैं ऐसा लिख दूं हैशटैग IMG, क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल टैग है तो इसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप अगर IMG1 करेंगे तो ये कोई टैग नहीं है, तो इस पर या तो डॉट लगा दीजिए या तो हैश लगा दीजिए। करेक्ट है? क्लियर हो रहा है ना। इस तरीके से आप क्या करते हैं, आईडी, क्लास और टैग बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये तो समझ में आया। अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मैंने समझाया था आपको कि एट्रीब्यूट लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, तो ऐसे लिखते थे एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डबल कोट और इसके अंदर उसकी वैल्यू लिखते हैं। और ये हमेशा किसके साथ यूज होता है, टैग के साथ। ये तो क्लियर है। उसी तरीके से इसको लिखने का भी एक तरीका है, इसको लिखने का भी एक तरीका है ना, और इसको यूज करने का भी एक तरीका है। तो ये तो सारे सेलेक्टर हो गए। अब सेलेक्टर को कैसे लिखते हैं वो देखिए। मैंने तो ये तो क्लियर कर दिया है कि स्टाइल टैग के अंदर ही लिखना है, ये क्लियरिटी आ रहा है ना। ये तो क्लियर है कि जब भी लिखना है तो इधर ही लिखना है। 1 आने दो, 2 आने दो, 3 आने दो, 4 आने दो, 10 आने दो, जो आने दो, लेकिन लिखना कैसे है, स्टाइल टैग के अंदर ही, सिंगल पेज में। ठीक है ना। अब कैसे लिखते हैं, जैसे आईडी हमको डिनोट करना है तो हम क्या लिखेंगे, हैशटैग आईडी मान के चलिए XYZ। आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल जो हमारा टैग है वो नहीं होना चाहिए। तो हम देते हैं COL, हैशटैग COL कॉलम, ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट। सही है। या फिर आप दे सकते हैं कॉलम 1, फिर यहां पे आप दे सकते हैं हैशटैग कॉलम 2, ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट। फिर आप दे सकते हैं हैशटैग div1, div नहीं दे सकते लेकिन div1 दे सकते हैं, ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट। इस तरीके से हम लिखते हैं आईडी को। और जब इस आईडी पे कोई प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे तो पूछेंगे कि सर ये जो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहे हो, प्रॉपर्टी क्या होगा, हाइट। जैसे फॉर एग्जांपल HEIGHT हाइट, WIDTH विड्थ, और यहाँ पे हम 500 पिक्सल सो ऑन सो ऐसा करके लिखेंगे ना। तो ये जो आईडी होगा, आप बोलेंगे कि सर ये जो हाइट विड्थ आपने दिया है, अगर नीचे मुझे इस डिवीजन में इसको इस्तेमाल करना है, मुझे चाहिए कि ये डिवीजन ऐसा ही हो जाए, हाइट एंड विड्थ इसकी इतनी हो, तो इसको कैसे हम यहाँ पे लेकर आएंगे। तो ये एक एज एट्रीब्यूट यूज करेंगे। एट्रीब्यूट कैसे यूज करेंगे, मान के चलिए डिवीजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू डबल कोट और ये है आईडी नेम। ये पूरा इसको क्या बोलते हैं, आईडी, और इसको क्या बोलते हैं, आईडी नेम, और ये क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टी। तो यहां पे लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू आईडी नेम, तो कॉलम 1। जैसे ही आप ये लिखेंगे ना तो इस डिवीजन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसके जैसा। यहां अगर चेंज करेंगे तो यहां चेंज होगा। अगर यहां पे आप 400 कर देंगे तो इस डिवीजन का स्ट्रक्चर, जैसे मान के चलिए 500 बाई 500 लिखा, तो अभी ऐसा दिख रहा है ना। अगर 4 का 100 कर देंगे तो छोटा हो जाएगा ना। यहां चेंजेस करेंगे, यहां चेंजेस होगा। अब उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, क्लास। तो कैसे क्लास आप डिनोट करते हैं, ये देखिए, डॉट से आप क्लास डिनोट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे डॉट PQR, ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये डबल नहीं होना चाहिए। जैसे डॉट PQR अगर एक बार मेंशन कर दिया तो दूसरा बार आप डॉट PQR फिर मेंशन नहीं कर सकते हैं कि इसमें आपने दूसरा प्रॉपर्टी लिख दिया, इसमें दूसरा प्रॉपर्टी लिख दिया, इसमें भी PQR, इसमें PQR, गलत हो जाएगा, अनडिफाइन बताएगा वो। हाँ, जो सबसे पहले आएगा ना उसको एक्सेस कर लेगा वो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो डॉट PQR मैंने एक क्लास बना दिया, डॉट XYZ1, डॉट XYZ2, ऐसा करके ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट, ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट। और इसके अंदर हम सारा प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, सब कुछ, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ऑपेसिटी, पोजीशन, सब कुछ लिख सकते हैं इसमें, है ना। अब पूछिएगा कि सर इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो फिर से अगर आपको कोई पैराग्राफ आपने लिया और पैराग्राफ आपने क्लोज किया, आप बोलेंगे सर इस पैराग्राफ का स्ट्रक्चर इसके जैसा मुझे करना है, कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू डबल कोट। तो ये क्या है, क्लास है, और ये क्या है, क्लास नेम है ना। तो आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, क्लास इज इक्वल टू PQR। जैसे ही आप क्लास इज इक्वल टू PQR लिखेंगे तो इस पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा,
जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे मेंशन किया है उसके जैसा। क्लियर आ रहा है? बात समझ में आई? हाँ। अब इसके बाद दूसरा अगर आप यूज करना चाहते हैं तो दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे, लेकिन आप चाहते हैं कि सर ये जो आपने डॉट पी क्यू आर लिखा है ना, इसी के जैसा मुझे 10 क्लासेस मतलब 10 स्ट्रक्चर चाहिए, सेम डिट्टो, हाइट विड्थ बॉर्डर ऐसा ही चाहिए, तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। तो अभी क्या करेंगे, फिर से आप एक पी ले लेंगे और फिर से इसमें क्लास इज इक्वल टू पी क्यू आर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आईडी और क्लास में, कि आईडी को आप सिंगल टाइम यूज करते हैं और क्लास को आप मल्टीपल टाइम। आप बोलेंगे कि सर हैश टैग पी क्यू आर आई डी है तो इसको बार बार यूज कर लेंगे क्या? नहीं यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम जहां यूज करेंगे वहां पे काम आएगा, दूसरी बार तीसरी बार आप करेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पे तो हो सकता है कि चेंज हो जाए लोकल होस्ट में, लेकिन जब ये सर्वर पे जाएगा तो काम नहीं करेगा, 100% काम नहीं करेगा। लेकिन क्लास क्या कर सकते हैं आप? मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका क्लास एक बना लिया, इस प्रॉपर्टी का जरूरत जहां भी आपको जरूरत पड़े आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आईडी और क्लास में। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आईडी और क्लास तो समझ में आ गया। अब देखते हैं टैग। टैग की क्या प्रॉपर्टी है बताइए? समझिए, आईडी तो समझ में आ गया, क्लास समझ में आ गया। तो आईडी में तो आपको कोई नाम देना है और आपने आईडी इस्तेमाल कर लिया, क्लास में भी आपने कोई क्लास डिक्लेयर करना है और उसमें प्रॉपर्टी लिख देना है। दोनों को इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां पे लिख दिया डॉट एक्स वाई जेड 1 और सम प्रॉपर्टी यहां पे लिख दिया, अपने आप ये चला जाएगा किसी डिवीजन में क्या? खुद से मतलब जो प्रॉपर्टी लिखा वो प्रॉपर्टी वहां पे आ जाएगा? नहीं आएगा। जहां पे उस प्रॉपर्टी आप वो प्रॉपर्टी चाहिए आपको, ये वाला आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, क्लास इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। जैसे ही आप लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, वो प्रॉपर्टी आपको वहां पे दिख जाएगा, उसका स्ट्रक्चर उस तरह से हो जाएगा, है ना? ये करना पड़ता है। लेकिन आप पूछ, हाँ बोलिए। वही तो आगे वही बता रहा हूं ना। अब मान के चलिए टैग लिख रहे हैं, तो टैग में आपने लिख दिया डीव। क्या लिख दिया? तो ये टैग है ना, ये तो दिख आपको पता है। और यहां पे आपको डॉट देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आपको यहां पे हैश देने की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये div 1 होता तो नहीं एक्सेस करेगा, डॉट या हैश देना पड़ेगा, या तो आईडी या तो क्लास बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने div रखा, बिकॉज ये यूनिवर्सल टैग है, आपको ओपन करली ब्रैकेट करना है और क्लोज करली ब्रैकेट करना है, और यहां पे इसकी प्रॉपर्टी लिख देनी है। अब इसका देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे ही आपने div लिखा ना और इसकी प्रॉपर्टी दे दी, अब नीचे बॉडी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे करो div और div, खत्म। पता चला जैसे ही आपने ये लिखा ना, जो हाइट विड्थ बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर दिया था फटाक से इधर आ गया। फिर आप बोलेंगे कि सर नीचे मैं अगर एक और लिखूं तो, अगर मैंने आप ऐसा कर दिया, फिर पता चला कि फिर उसी के जैसा डिट्टो एक और नीचे कॉपी बन गया। फिर आप बोलेंगे कि सर अगर मैं फिर क्लिक करूं ऐसा तो फिर बन जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो परेशान करता रहेगा। तो इस पे तब तक कुछ नहीं होगा जब आप टैग पे आपने लिख दिया है, क्योंकि टैग पे लिख दिया जहां डिवीजन लेंगे ये प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगा। इसको अगर चेंज करना है तो फिर इस पे क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ कि इस पे कोई आपको प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, है ना? इस पे आप कोई प्रॉपर्टी जैसी देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, मतलब उसको ओवरराइड करेगा वो क्लास। कोई अगर क्लास इसमें मेंशन कर लेंगे और उसकी कलर, अगर इसका कलर रेड है और आप इस डिवीजन का कलर ब्लू करना चाहते हैं, तो आप क्लास इज इक्वल टू करके आप एक कलर का क्लास लगा दो तो रेड से ब्लू हो जाएगा। हाइट एंड विड्थ तो सेम रहेगा, लेकिन आपका क्लास आप लगा दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ये दोनों का सब कुछ सेम रहे, इसका हाइट विड्थ सब कुछ चेंज हो जाए, तो आप इसके ऊपर एक क्लास लगा दो, उसका हाइट एंड विड्थ चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे आप मेंशन कर दो एक्स वाई जेड 1 डॉट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, हाइट विड्थ बॉर्डर बैकग्राउंड, सब कुछ इससे चेंज कर दिया। अब इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लो तो इसकी पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। ये दोनों तो सेम रहेगा लेकिन इसकी पूरी कहानी चेंज हो, लेकिन जैसे ही वो क्लास हटाओगे तो सब फिर सेम हो जाएगा। अब मान के चलो कि आपने यहाँ पे लिखा P ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, यहाँ पे आपने कलर मेंशन कर दिया। तो नॉर्मल पैराग्राफ लिखते हो तो कैसा लिखते हैं, कैसा आता है कलर? ब्लैक।
आपने यहाँ कर दिया वाइट, या आप यहाँ पे कर दिया रेड। तो अब जैसे ही पी लिखोगे ऐसा और ऐसा पी करोगे, अब कुछ लिखो इसमें, कुछ भी कहीं भी, फिर पी लेके फिर लिखो, कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि जब यूनिवर्सल टैग आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो उसकी प्रॉपर्टी खुद ब खुद आ जाती है। आप कुछ कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। और सब कहाँ पे लिखते हैं? स्टाइल टैग के अंदर। किसके अंदर? हेड के अंदर। हेड के अंदर स्टाइल टैग इस्तेमाल करके। तो क्लास, आईडी और टैग, ये समझ में आया? ये समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, कर लेंगे। तो अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, उसको करना है आपको।